हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत है। मैं दिग्विजय सिंह आपके लिए बीकॉम की पढ़ाई के हर एक थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं। आप उसके लिए 9984358237 पर कॉल कर सकते हैं, पूरी डिटेल ले सकते हैं। हम हर एक थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस, पेड क्लासेस एकदम ऑफलाइन जैसा चलाते हैं। आप हमारे वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए हम इस सीरीज़ में लेके आ रहे हैं अंकेक्षण। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में ऑडिटिंग के बारे में बताया था, लेकिन हम थोड़ा उस चेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको एक रिमाइंडर के तौर पर ले चलता है। ऑडिटिंग या अंकेक्षण, अंकेक्षण का इंग्लिश शब्द है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग शब्द आया कहाँ से? तो ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति ऑडिरे या अडायर शब्द से हुई है। कुछ इसे ऑडिरे कहते हैं और कुछ इसे अडायर कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, आप जो भी कह सकते हैं, ठीक। ऑडिटिंग शब्द का इंग्लिश शब्द है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति ऑडिरे या अडायर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ ऑडिटिंग, अंकेक्षण क्या है, तो आपको एक लाइन में जवाब देना होगा। तो आप कैसे जवाब देंगे? तो तुरंत आपका जवाब ये होना चाहिए, लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को ऑडिटर कहते हैं और ऑडिटर के द्वारा किए गए कार्य को ऑडिटिंग कहते हैं। फिर से बच्चों, लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं और अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्य को अंकेक्षण कहते हैं। जैसे आप किसी भी व्यक्ति के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपके लिए मेरे द्वारा किया गया कार्य, शिक्षण कार्य आपके लिए, तो अब उस दशा में रोल क्या बन रहा है? जिस व्यक्ति के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसे अध्यापक कहेंगे, ठीक। और मेरे द्वारा किया गया ये कार्य अध्यापन कहलाएगा, ठीक। तो लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं और अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्य को अंकेक्षण कहते हैं। लेकिन जब आपने ये जाना कि लेखा पुस्तकों की जांच करने का कनेक्शन है, तो ऑडिटिंग अडायर शब्द से कैसे आया? तो अडायर माने होता है सुनना। ध्यान देना बच्चों, ऑडिरे शब्द से आया है। ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति ऑडिरे शब्द से हुई है या अडायर से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। कैसे? हाउ? यहाँ पे सुनने का क्या कनेक्शन है? तो हमने ये बताया था कि मान लीजिए पहले जब राजा महाराजा का युग था, तो वहाँ उनके यहाँ लेखा पुस्तकें बनाने के लिए मुनीम हुआ करते थे, वो लेखा पुस्तकें बनाते थे। तो जब कभी लेखा पुस्तकों का परीक्षण करना होता था, तो वहाँ उनसे ये कहा जाता था कि आप पढ़िए आपने लिखा क्या है, और सामने एक निष्पक्ष व्यक्ति या वो स्वयं मालिक उसको सुनता था और सुनकर उसकी जांच करता था कि उनके द्वारा किया गया लेखा सत्य है या नहीं। वहीं से ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऑडिरे शब्द से, ठीक। लेकिन मूलतः बात ये बनी कि ऑडिटिंग, लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं और अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्य को अंकेक्षण कहते हैं। तो क्या कोई भी व्यक्ति अंकेक्षण कार्य कर सकता है? हाँ, अगर उसमें लेखांकन की समझ है तो ऑडिटिंग का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसे आप बीकॉम के डिग्री होल्डर होंगे, आप अकाउंटिंग के महारथी हैं, ये हम मानते हैं। अगर आप अकाउंटिंग के महारथी हैं तो आप ऑडिटिंग कर सकते हो, लेखा पुस्तकों की जांच कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट आपको बनाना आने चाहिए, आप अंकेक्षण कार्य कर सकते हो, लेकिन आप रिपोर्ट नहीं दे सकते। जब वर्ष के अंत में
अंकेक्षण कार्य समाप्त होगा। अभी इसी वीडियोस में हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग समझाने का प्रयास करेंगे, तब आपको ये रिपोर्ट आदि और बेहतर समझ में आएंगी। जब वर्ष के अंत में लेखा कार्य समाप्त हो जाता है, ध्यान देना बच्चों, पहले एक मान लीजिए व्यवसाय है, व्यवसाय वर्ष भर चला। जब व्यवसाय वर्ष भर चला तो वर्ष की समाप्ति पर लेखा पुस्तकें तो बनती रहेंगी। वर्ष की समाप्ति पर हम प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। जब प्रॉफिट लॉस तैयार करते हैं तो उस प्रॉफिट लॉस से हमें हमारे होने वाले लाभ या हानि का पता लगता है। हम वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनाते हैं। उस बैलेंस शीट से हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक स्थिति का, इकोनॉमिक पोजीशन का पता लगता है कि हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं। लेकिन ये ऑन पेपर होता है और जो मालिक पैसा लगाता है अंशधारी, वो दूर कहीं होता है। तो अंशधारी को ये भरोसा हमें दिलाना होगा कि उसका पैसा सेफ है। हमें ये बताना होगा कि हमारे द्वारा जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो सही हैं। तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति की उस पर रिपोर्ट चाहिए और वो रिपोर्ट ऑडिटर की होगी। तो वर्ष के अंत में जब लेखा पुस्तकें बन जाएंगी तो अंकेक्षक को लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए बुलाया जाएगा। लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए वो आएंगे। डे बाय डे जितनी भी जर्नल एंट्रियां हुई हैं, जितने अकाउंट प्रिपेयर हुए हैं, उन सब की वो जांच करेंगे और जांच करके मिलान करते हुए वर्ष के अंत में जितना भी प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना है, एक तरफ से उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में कितना लाभ या कितनी हानि हुई है और इस व्यापार या व्यवसाय की कितनी बैलेंस शीट है, और उसका वो अपनी रिपोर्ट में जिक्र करेंगे। उसे ही अंकेक्षण कहा जाता है। तो पूरी परिभाषा क्या बनी? लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहेंगे और अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्य को अंकेक्षण कहते हैं। ठीक, कोई भी व्यक्ति ऑडिटिंग का काम कर सकता है, लेकिन रिपोर्ट वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के थ्रू CA की डिग्री हो। अगर उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है तो वो ऑडिटिंग काम कर सकता है और रिपोर्ट भी दे सकता है, और अगर उसके पास CA की डिग्री नहीं है तो वो रिपोर्ट नहीं दे सकता। ये मान लीजिए आप, मतलब ऑडिटिंग रिपोर्ट देने के लिए हमारे पास CA की डिग्री होना चाहिए, वो ICAI से इश्यूड हो या किसी अन्य समकक्ष अदर विश्वविद्यालयों से हो, लेकिन वो CA का डिग्री होल्डर हो तो ही रिपोर्ट दे सकता है, अन्यथा रिपोर्ट नहीं दे सकता। और आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में हर व्यवसाय के लिए ऑडिटिंग अनिवार्य कर दी गई है, अंकेक्षण अनिवार्य है। 25 लाख के आसपास, 25 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ तो आपको ऑडिटिंग कराना ही होगा। तो ये तो एक बहुत लिमिटेशन बनाई गई हैं, लेकिन आप ये जानिए कि आपको अंकेक्षण कराना ही होगा। ठीक, अब बात आई लेखा पुस्तकों की जांच करने वाले व्यक्ति को अंकेक्षक कहते हैं। अंकेक्षक के द्वारा किए गए कार्य को अंकेक्षण कहते हैं। ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति ऑडिरे या अडायर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। पहले लेखा पुस्तकों की जांच सुनकर होती थी, वहीं से ऑडिटिंग शब्द आया हुआ है। ठीक बच्चों, और लेखा पुस्तकों की जांच करने का कोई भी कर सकता है, लेकिन रिपोर्ट वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास CA की डिग्री हो। अगले वीडियोस में हम आपको अंकेक्षण रिपोर्ट भी बताएंगे, जिसे अंकेक्षण प्रतिवेदन कहते हैं या अंकेक्षक प्रतिवेदन कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। तो उसको हम आगे अगले वीडियोस में लेके आएंगे। यहाँ हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग जानना है। अंकेक्षण के कितने प्रकार बनते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग तो 15-16 टाइप दिए गए हैं, लेकिन दो सबसे मेन टाइप हैं और हम आपको इन वीडियोस के माध्यम से एक एक टाइप आपको बताते चलेंगे।
ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग में होता है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, सतत अंकेक्षण या चालू अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ठीक बच्चों। और दूसरा होता है कैजुअल या ईयरली कह लो, ईयरली ऑडिट, ये मोस्ट पॉपुलर ऑडिट है, या इसे कैजुअल ऑडिट भी कहा जाता है। ईयरली ऑडिट, वार्षिक अंकेक्षण या सामयिक अंकेक्षण, वार्षिक या सामयिक, और इसका नाम क्या होगा, चालू या सतत अंकेक्षण। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आएंगे चालू अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। सतत अंकेक्षण कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। तो प्यारे बच्चों, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, सतत, निरंतर चलता हुआ, मतलब ये एक ऐसा अंकेक्षण कार्य होगा जिसमें लेखा पुस्तकों की जांच वर्ष भर होती रहेगी। मतलब अंकेक्षक नियुक्त होंगे और अंकेक्षक के आने का कोई क्रम नहीं होगा, वो जब चाहें आएंगे, लेखा पुस्तकों की जांच करेंगे, लेकिन रिपोर्ट तब तक नहीं देंगे जब तक वर्ष की समाप्ति नहीं हो जाती। मतलब अंकेक्षक के द्वारा वर्ष भर में कभी भी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती रहेगी, लेकिन रिपोर्ट वर्ष के अंत में दी जाएगी। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, चालू अंकेक्षण। मतलब आप ऐसे इसे डिफाइन करिए, जिसमें अंकेक्षण कार्य वर्ष भर चलता रहता है, लेखा पुस्तकें खुली रहेंगी, अंकेक्षक कभी भी आएंगे, लेखा पुस्तकों की जांच करेंगे, लेकिन रिपोर्ट वर्ष के अंत में दी जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारा एक वित्तीय वर्ष शुरू हुआ 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से व्यवसाय की शुरुआत माने तो 1 अप्रैल से जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनमें वो कभी भी आ सकते हैं। मई में आ गए, जून छोड़ दिया, जुलाई में आ गए, अगस्त में फिर से आ गए। मतलब उनका कोई एक टर्म नहीं होगा कि नहीं हम इस डेट को आएंगे। अंकेक्षक कभी भी आ सकते हैं, उनका आने का कोई क्रम निर्धारित नहीं होगा, वो जब चाहें तब ऑडिटर आएँ, लेखा पुस्तकों की जांच करेंगे। उस दिन तक जितनी बुक प्रिपेयर्ड हो चुकी होंगी, जितने खाते बने होंगे, डे बाय डे सबकी वो जांच करेंगे। जांच करने के बाद वहीं तक वो क्लोज, उसके बाद आगे चले गए। फिर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जितना वो जांच कर चुके हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद जांच हो जाएगी। फिर अगले राउंड में जब आएंगे फिर जितना जांच हो चुकी होगी उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा ही कार्यक्रम वर्ष भर चलता रहता है और अंकेक्षण कार्य वर्ष भर चलता रहेगा, लेकिन रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति के बाद मिलती है। अब मुद्दा ये बना, आपने डेफिनेशन तो जान लिया कि चूंकि इसमें नाम से ही स्पष्ट है, सतत, निरंतर, चालू, मतलब कि वर्ष भर अंकेक्षण कार्य चलता रहेगा। अंकेक्षक कभी भी आकर लेखा पुस्तकों की जांच कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट वर्ष के अंत में देंगे। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें खातों की पूर्ण एवं गहन जांच होती है। किसी भी इकाइयों के छूट जाने का कोई डर नहीं होता, मतलब खातों की गहन जांच संभव। दूसरा, खातों की गहन जांच पूर्ण विश्वसनीय भी होते हैं, सत्यता का ज्ञान होता है। कर्मचारियों में ये डर होता है कि वो कभी भी ऑडिटर आ जाएंगे और हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए कर्मचारी अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन करते हैं और वो गबन नहीं करते, एम्बेजलमेंट, गबन नहीं करते।
गबन मतलब क्या होता है? जब कभी कर्मचारी रुपए पैसे का हेर फेर करना शुरू करता है तो उसे गबन कहा जाता है। और ये किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा दीमक होता है। अगर कर्मचारी व्यवसाय में गबन करने लगा तो उस व्यवसाय का पतन निश्चित है। और उस गबन को पकड़ने का एकमात्र हथियार होगा अंकेक्षक। अगर ऑडिटर अपना सही से दायित्व पूरा करते हैं तो व्यवसाय का कोई भी कर्मचारी गबन नहीं कर पाएगा। तो गबन को रोका जा सकता है। और दूसरी बात, वर्ष की समाप्ति पर हमें रिपोर्ट भी शीघ्र मिल जाएगी। और अगर ऑडिट हो रहा है तो उस ऑडिट में कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होने पर वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल होता है। लेकिन इसकी इतनी खूबियाँ तो हैं कि भैया सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है, विश्वसनीय है, इसमें हेर फेर नहीं होगा, कर्मचारियों में डर होगा, वो गबन नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन इतने फ़ायदों के बीच कुछ इसके नुकसान भी होंगे। सबसे पहला नुकसान खर्चीला होगा। भाई ऑडिटर जब चाहें आएँ, वर्ष भर में 10 बार आएंगे तो उनका पारिश्रमिक ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लगेगा। समय ज़्यादा लगने के साथ साथ धन भी तो लगा, परिश्रम भी ज़्यादा लगेगा। जब ये चीज़ें निकल के आ गई और अंकेक्षक कभी भी आएंगे तो कार्य में बाधा भी बनेंगे। कोई भी कर्मचारी अंकेक्षक के आ जाने के बाद उनकी वजह से अब आगे अपना कार्य नहीं कर पाएगा, उनको वो बताएगा, तो कार्य में बाधा भी बनेंगे। अब कोई भी कर्मचारी ऑडिटर के आने के बाद उन्हें वो रिपोर्ट देगा, उनको वो खातों से संबंधित सारी जानकारी देगा, तो अपना कार्य कब करेगा? तो जाहिर सी बात है कोई भी अंकेक्षक जब आएंगे तो वो कर्मचारियों के कार्य में बाधा बनेंगे। दूसरी बात, जब अंकेक्षक दिन प्रतिदिन आएंगे, मतलब वो जब चाहें तब आएँ, तो उनके और कर्मचारियों के बीच एक संबंध स्थापित होगा। जब उनके और कर्मचारियों के बीच में एक संबंध स्थापित होगा तो वो कर्मचारियों से मिलकर फ्रॉड भी कर सकते हैं, ठीक। और अंतिम बात कि अंकेक्षण कार्य तो वर्ष भर चलता है, लेखा पुस्तकों की जांच होती है। जब अंकेक्षक आते हैं तो जितना लेखा पुस्तकों की जांच पहले हो चुकी होती है उसके आगे से करते हैं। तो कोई भी कर्मचारी बैक डेट में जाकर लेखा पुस्तकों में फ्रॉड भी कर सकता है, उसमें हेर फेर किया जा सकता है। तो वहाँ उन्हें बहुत गहन ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या जाना? समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, फिर उसके बाद कर्मचारियों से उनके संबंध भी बन जाते हैं। कर्मचारियों में एक भय बनता है, डर बनता है, ये तो पॉजिटिव साइन था, लेकिन वो मिल सकते हैं तो नेगेटिव साइन हो जाता है। लेकिन फिर भी अंतिम बात यह है कि कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव है। लेकिन जहाँ कहीं गहन जांच की आवश्यकता हो वहाँ लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा? चालू अंकेक्षण होगा। तो आपने ये जाना कि चालू अंकेक्षण किसे कहेंगे? जब कभी लेखा पुस्तकें वर्ष भर में कभी भी अंकेक्षक के द्वारा जांची जाएं, अंकेक्षण का कार्य वर्ष भर चलता रहे, लेकिन रिपोर्ट वर्ष के अंत में मिले, उसे ही सतत अंकेक्षण कहेंगे, चालू अंकेक्षण कहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि प्यारा लगा तो आप इस वीडियो को और आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। आप इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस के ज़रिए अपनी पढ़ाई घर बैठे ऑनलाइन नेटवर्क पर बिल्कुल ऑफलाइन जैसा हर एक थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल सारे सब्जेक्ट आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। आप हमसे पेड क्लास भी प्राप्त कर सकते हैं 9984358237, जो आपको PDF के ज़रिए प्रोवाइड कराई जाएगी। आप हमसे हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हमारा दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस नामक YouTube, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस नामक टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हमसे संपर्क करिए, हम आपके लिए हाजिर होंगे। आप खूब से खूब ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।